हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभराज। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हमारे बिहार बिजली विभाग के स्टूडेंट हैं, आई होप आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे और प्रिपरेशन करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी आज की जो क्लास है आपकी, वो जीएसटी सेक्शन की क्लास है। जैसा मैंने आप सभी को कहा था, आपके जीएसटी में 174 सेक्शन है, जो धाराएँ हैं 174 धाराएँ हैं। और मैं हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपका ये पूरा सेक्शन मैं कवर करा दूंगा एवरी स्टूडेंट के लिए, एग्जाम के लिए सभी सेक्शन कवर कराए जाएंगे। और इस सीरीज में लगभग मैंने 1 से लेकर 35 तक का जो आपका जो जीएसटी सेक्शन है, जीएसटी की धाराएं हैं, थियरी और प्लस एमसीक्यू, मतलब थियरी के साथ साथ एमसीक्यू क्लासेस भी मैंने लगभग कवर करा दिया है आप सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है। और जीएसटी सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। विगत वर्षों में बहुत सारी परीक्षाओं में आपको जीएसटी सेक्शन से 1-2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल सकते हैं और मिल भी रहे हैं। जैसा अभी आप ऑडिटर के एग्ज़ाम में या राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में आप ले लीजिए, सेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। 1 नंबर अगर आपका कम हुआ तो आप हज़ार बच्चों के पीछे चले जाओगे, मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जीएसटी सेक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम। तो हम यहाँ पे जीएसटी की धाराओं लगभग 1 से 35 तक का हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं इस क्लास को, यूट्यूब पे ही क्लास हुई है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाइए, वहाँ जो प्लेलिस्ट है आपके कोर्स की, वहाँ से आप उस सभी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम धारा 36 से लेकर धारा 45 तक पूरा कवर करेंगे। जीएसटी की जो धारा 36 से धारा 45, सेक्शन 36 से सेक्शन 45 तक हम पूरा थियरी देखेंगे और इन सबके साथ साथ एमसीक्यूज भी आज की क्लास में कवर होंगे। तो थियरी एमसीक्यू दोनों आपकी आज की इस क्लास में कवर होगा। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल पे पहले भी आ चुके हैं और लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोग इस क्लास को देखने से पहले ही आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो लोग पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी कंप्लीट कॉमर्स क्लासेस आपके इस प्लेटफॉर्म पे होती हैं। और जो स्टूडेंट हमसे पहले ही जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग इस जितनी भी क्लासेस अपलोड होती हैं आप सभी लोगों के लिए होती है और इम्पॉर्टेंट क्लास लेक्चर होता है। तो आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। एक लाइक करने से आपके हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, स्टूडेंट को पसंद आ रहा है। ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कीजिए क्लास का रिव्यू कैसा रहा, जिससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे टॉपिक आप सभी लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट जो यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के हैं, बिहार बिजली विभाग जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के स्टूडेंट, अगर आपको तैयारी करनी है, थियरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, एमसीक्यूज कवर करना है, तो आप सभी लोग जो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने पर आपको 200 प्लस क्लास लेक्चर, थियरी नोट्स, न्यूमेरिकल नोट, एमसीक्यू नोट सब आपको मिल जाएगा। ठीक है। सारी चीज़ें डिटेल में कवर कराई गई है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको। उससे रजिस्टर लॉगिन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गया है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट और बिहार बिजली विभाग असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 40 मॉक टेस्ट है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। इसमें ई बुक दिया जा रहा है 8100 क्वेश्चन का, जो इसके साथ फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। बाकी बिजली विभाग वालों के लिए 45 मॉक टेस्ट है और प्लस इन सबके साथ 10,000 क्वेश्चन का ई बुक दिया जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर लॉगिन करके टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा बिहार बिजली विभाग और यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। चलिए आज की क्लास हम यहाँ स्टार्ट करते हैं धारा 36 से धारा 45 तक। यहाँ पे हम बात करेंगे जीएसटी सेक्शन, आज की क्लास है, और सेक्शन 36 की बात करेंगे। तो 30 सेक्शन जीएसटी का जो सेक्शन 36 है, धारा 36 क्या कहता है? धारा 36 में कहा गया है खातों की प्रतिधारण की अवधि। प्रतिधारण मतलब पीरियड ऑफ रीटेंशन ऑफ द अकाउंट्स, मतलब जो खाते तैयार किए जाते हैं, जो रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं, उनके रीटेंशन पीरियड को लेकर इसमें बातें कही गई है। खातों के प्रतिधारण की अवधि को लेकर इसमें कहा गया है। अब यह है क्या, इसको डिटेल में आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही आपके मतलब जुबान पे रट जाते हैं, आपको याद हो जाता है, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कुछ सेक्शन में आपको मेहनत करना पड़ेगा, डीपली समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो जीएसटी की जो धारा 36 है, ये कहता है कि खातों और रिकॉर्ड की रख रखाव अवधि से रिलेटेड है। मतलब जितना भी हम माल सप्लाई करते हैं, ठीक है, या जितना भी माल हम परचेज करते हैं,
ठीक है। इन सभी से रिलेटेड जितने भी खाते तैयार किए जाते हैं, जितनी भी हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, जितनी भी हम इनवर्ड सप्लाई करते हैं, मतलब माल मंगाते हैं, सभी खाते और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह हम संभाल के हमें रखना पड़ता है। ठीक है, ये जीएसटी की सेक्शन 36 के थ्रू कहा गया है। रख रखाव की अवधि से रिलेटेड है। अब कितने समय तक इन सभी खातों को संभाल के रखना पड़ेगा, तो मैक्सिमम 6 ईयर के लिए आपको अपने सभी जितने भी आपने प्रीवियस ईयर में जितना भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, सारी चीज़ें 6 साल तक आपको संभाल के रखना पड़ेगा। डिटेल में देखते हैं। इसके तहत क्या है, जीएसटी के तहत जितने भी पंजीकृत व्यक्ति हैं, रजिस्टर्ड पर्सन है, उनको क्या है कि अपने व्यापार से जुड़े सभी दस्तावेज और खाते एक निश्चित अवधि तक उन्हें रखना जरूरी होता है। क्योंकि ये व्यवस्था इसलिए किया गया है ताकि जितने भी जो जैसे आपके जो टैक्स अधिकारी हैं आपके एरिया के या आपके शहर के टैक्स अधिकारी, उनको ज़रूरत पड़ने पर रिकॉर्ड्स की जांच करने का उन्हें मौका मिल सके। ठीक है, तो जीएसटी की जो सेक्शन 6 है 36 है, वो आपके अकाउंट्स और आपके रिकॉर्ड की, ठीक है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है, मेंटेनेंस पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, अब मैक्सिमम 6 साल तक आपको ये सभी खाते मतलब अकाउंट्स और रिकॉर्ड ये संभाल के आपको रखना पड़ेगा। तो ये है आपका सेक्शन 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 37, जावक आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना, मतलब फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई में क्या क्या आपका आएगा, जैसे आप माल सेल कर रहे हैं आउटवर्ड सप्लाई में, ठीक है, या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब क्या, निर्यात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मतलब आप माल बेच रहे हैं, ठीक है, तो मतलब माल बेच रहे हैं, माल बाहर भेजा जा रहा है, मतलब हम बेचेंगे तभी तो बाहर भेजा जाएगा। तो जो आउटवर्ड सप्लाई पे जो आप डिटेल तैयार कर रहे हैं, फर्निश कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है आपका क्या, जीएसटी का धारा 37 आपकी किससे, आउटवर्ड सप्लाई जो आप करते हैं उसके डिटेल्स को जो आप तैयार कर रहे हैं उससे संबंधित है आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, भी समझ में आ जाएगा आपको। तो जीएसटी की जो धारा 37 है वो बाहरी आपूर्ति मतलब आउटवर्ड सप्लाई, जब हम माल क्या करते हैं एक शहर से दूसरे शहर जब हम भेजते हैं, हम सप्लाई करते हैं, हम माल बेच रहे हैं, तो जो भी हम उसका विवरण प्रदान उसके विवरण प्रदान करने से रिलेटेड है। मतलब जीएसटी का जो सेक्शन 37 है, जीएसटी डील्स प्रोवाइडिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई पे जो हम डिटेल प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड है आपका क्या, धारा 37। जो ये धारा ये क्या कहती है, ये धारा उन पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा, मतलब वो जीएसटी के तहत जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, अपनी बाहरी आपूर्ति मतलब जो वे अपने ग्राहकों को बेचते हैं, मतलब हम सप्लाई कर रहे हैं तो मतलब हम माल बेच रहे हैं अपना, तो हम कस्टमर को जो भी अपना माल बेचते हैं उन सभी का स्टेटमेंट, उन सभी के बारे में हमें जीएसटी रिटर्न फाइल, जब हम जीएसटी रिटर्न डॉक्यूमेंट जब हम दायर करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो कैसे भरना है, कब भरना है चाहिए, इसके बारे में निर्देश देती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जीएसटी का सेक्शन 37 आउटवर्ड सप्लाई का विवरण प्रदान करने से रिलेटेड है। मतलब जब हम माल सेल करते हैं अपने कस्टमर को, सारी डिटेल हमें देनी पड़ेंगी जीएसटी रिटर्न भरते समय। तो ये आपका जीएसटी का सेक्शन 37 है। 38 क्या है, 38 जस्ट इसी का अपोजिट है, आवक आपूर्ति। आवक आपूर्ति मतलब इनवर्ड सप्लाई, जब हम माल मंगवाते हैं मतलब एक तरीके से जब हम माल क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेज करने पे जाहिर सी बात है हम इनपुट टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें हम पे करेंगे ही करेंगे। ठीक है भाई, इनपुट टैक्स माल परचेज करते समय इनपुट टैक्स हम पे करते हैं और माल बेचते समय हम आउटपुट टैक्स वसूलते हैं, ठीक है, कस्टमर से अपने। तो सेम उसी का अपोजिट है 37 का। इसमें कह रहा है कि जो इनवर्ट सप्लाई जब हम माल खरीदते हैं तो उस समय जितना भी हम माल खरीदते हैं, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, ये सारी डिटेल हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा जीएसटी रिटर्न में। ठीक है, तो 38 आवक आपूर्ति मतलब इनवर्ट सप्लाई का विवरण प्रदान करने से संबंधित है। ये धारा पंजीकृत व्यक्तियों को जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है को अपनी आवक आपूर्ति मतलब जो वे सप्लायर से माल प्राप्त करते हैं, सप्लायर से माल खरीदते हैं, उन सभी का विवरण उन्हें जीएसटी रिटर्न में दिखाना पड़ेगा कि कब हमने माल खरीदा है, कैसे खरीदा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन अगर हमने किया है, पेमेंट हमने कितना किया है, ड्यू कितना है, ठीक है, ये इनवॉइस बिल पे टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमें जीएसटी रिटर्न में मेंशन करनी पड़ेंगी। तो ये है 38 जीएसटी की धारा 38 आवक आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना मतलब फर्निशिंग डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 39 रिटर्न प्रस्तुत करने से संबंधित है, मतलब फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब ये है क्या, इसको डिटेल में देखिए। तो जीएसटी की जो धारा 39 है वो रिटर्न दाखिल करने से संबंधित है। जो हम जीएसटी रिटर्न दाखिल करते हैं, जीएसटी रिटर्न में हम क्या दिखाते हैं, जीएसटी रिटर्न में हम दिखाते हैं कि कितना माल हमने पूरे साल भर में परचेज किया है, कितना हमने सेल किया है, कितना हमने इनपुट टैक्स पे किया हुआ है, कितना हमने आउटपुट टैक्स वसूला है कस्टमर से, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें कितना चाहिए, हमने कस्टमर को माल पे करते समय कितना डिस्काउंट दिया है, ये सारी चीज़ें हमें मतलब जीएसटी रिटर्न में पूरी तरीके से बतानी पड़ती हैं। और सीजीएसटी एसजीएसटी
कितना टैक्स वगैरह, ये सारी डिटेल हमें देनी पड़ती है। मतलब अपना पूरा ब्यौरा अपने बिजनेस का जीएसटी रिटर्न करते समय देना पड़ता है। तो इस धारा के तहत जितने भी जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति हैं वो अपनी जीएसटी रिटर्न समय पर और सही तरीके से दाखिल करने की आवश्यकता होती है। मतलब जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको अपना जो जीएसटी रिटर्न फाइल है वो समय पे आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा और सही तरीके से दाखिल करना पड़ेगा जीएसटी की सेक्शन 39 के तहत। ठीक है, नियम और कानून को बताया गया है, मतलब रिटर्न दाखिल करने से संबंधित नियमों और समय सीमा को इस धारा में विस्तार से बताया गया है। तो जीएसटी की धारा जो 39 है, 39 है, वो ये बताता है कि जब भी आप जीएसटी रिटर्न दाखिल करेंगे तो उनसे संबंधित नियमों और समय सीमा को इस धारा में विस्तार से बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है सेक्शन 40। ये फर्स्ट रिटर्न से रिलेटेड है सेक्शन 40। जैसे एग्जाम में जब आएगा ना तो ये चीज़ जरूर आपके क्वेश्चन में रहेगा, आप तुरंत वहीं पे माइंड आपका क्लिक करेगा कि हाँ चलो मैंने हमारी एकेडमी से पढ़ा हुआ था, हमारी एकेडमी ऑफिशियल वाले सर ने पढ़ाया था, और आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ भैया जीएसटी की जो धारा 40 है वो फर्स्ट रिटर्न से रिलेटेड है। तो आप तुरंत वहाँ पे अपना सर्कल कर लोगे जो आंसर सही रहेगा। ठीक है, अभी है क्या ये पूरा डिटेल में मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी है। अब मैं ऐसे बता दूंगा जैसे मैं अगर सेक्शन कवर कराता, सेक्शन 40, सेक्शन 41 और यही मैं आपको बता देता तो आपको याद नहीं होता। इसीलिए मैं आपको सेक्शन 40 का यहाँ पे संक्षिप्त में भी मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में भी मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें हो रही है, तो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। धारा 40 के तहत क्या है कि जो फर्स्ट रिटर्न मतलब प्रथम विवरणी पंजीकरण, जब भी आप जीएसटी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके 30 दिन के अंदर आपको अपना फर्स्ट रिटर्न मतलब जीएसटी का जो फर्स्ट रिटर्न फाइल है वो अप्लाई करना पड़ेगा, वो दायर करना पड़ेगा। ये सेक्शन 40 है। इसमें व्यापारी को करना क्या रहता है, इसमें व्यापारी को अपनी पहली बिक्री मतलब पहली बार अगर वो बिजनेस कर रहा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसने कराया है, उसने पहली बार कितना सेल किया है, पहली बार कितना माल खरीदा है और कितना उसने जीएसटी का भुगतान पहली बार किया है, ये सारा विवरण जो है, ये सारा विवरण ठीक है उसे किसे देना पड़ेगा, फर्स्ट रिटर्न करते समय दिखाना पड़ेगा। जीएसटी का जो पहला रिटर्न फाइल वो दायर करेगा उसे दिखाना पड़ेगा। और यह रिटर्न जीएसटी पंजीकरण के बाद से होने वाली पहली लेन देन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए होती है। अगर इसे समय पर दाखिल नहीं किया जाता है फर्स्ट रिटर्न को तो आपको पेनल्टी मतलब दंड, पेनल्टी और फाइन्स दोनों आपको लग जाएगा, आपके ऊपर दंड और जुर्माना दोनों हो सकता है। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है सेक्शन 41। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। सेक्शन 41 जीएसटी का क्या कहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति, इससे रिलेटेड है। मतलब क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयर ऑफ। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं आप 100 रुपये माल खरीदते समय आपने पे किया है जीएसटी टैक्स, अब उसी माल को जब आप बेच रहे हैं तो आप कस्टमर से 300 रुपया माल खरीद रहे हैं, माल बेचते समय 300 रुपये आप जीएसटी उन लोगों से ले रहे हैं। जैसे ये आउटपुट टैक्स होता है, ये आपने माल खरीदते समय पे किया, ये इनपुट टैक्स है। तो इसी का ही क्रेडिट आप लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट को तो ये 300 रुपया चाहिए जो आपने कस्टमर से माल बेचते समय वसूला है टैक्स। तो आप कहेंगे कि मैंने सरकार से कि सर मैंने 100 रुपया ऑलरेडी टैक्स का तौर पे कर दिया है तो मैं 300 नहीं पे करूँगा। तो सरकार भी कहेगी कि 300 में से आप 100 रुपया अपना क्रेडिट ले लो, ठीक है, जो आपने पे किया हुआ है, और बाकी बचा पैसा मुझे पे कर दो, मतलब बाकी का 200 रुपया मुझे पे कर दो। तो ये 100 रुपये का क्रेडिट आपको मिल जाता है, यही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, जो टैक्स हमने पहले से पे कर दिया है उसको हमें क्रेडिट लेने का मौका मिलता है, वही इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। तो धारा 41 के तहत जितने भी आपके जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा करने का अधिकार है, जो इस सेक्शन में कह रहा है, और यह दावा अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। समझ में आया? और इसका मतलब है कि व्यक्ति को तुरंत आईटीसी का फ़ायदा उसे मिल जाएगा, लेकिन यह अस्थायी होता है और बाद में सत्यापन के बाद इसे स्थायी रूप से स्वीकार किया जा सकता है। अगर सप्लायर ने सही तरीके से रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आईटीसी का दावा रोक भी दिया जाएगा, रद्द भी कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो इस सेक्शन में ये कहा गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम को लेकर और उसकी अनंतिम स्वीकृति प्रोविजनल एक्सेप्टेंस को लेकर। धारा 41 याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ये वाली लाइन मैं जरा समझा दूँ। जैसे मान लेते हैं सप्लायर जब भी आपको माल बेचेगा, ठीक है, तो ये GSTR 1 में, ठीक है, GSTR 1 में ये क्या करेगा, आपको जितना माल इसने बेचा है वो दिखाएगा, और आपको कौन सा GSTR मतलब GST रिटर्न कौन सा 2B आप तैयार करोगे। ठीक है, तो 2B में आपको ये जितना भी डिटेल आपको देगा तैयार करके वो आप 2B में दिखाओगे। तो अगर दोनों मैच खाएगा तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिल जाएगा, नहीं मैच खाएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, और बाकी ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको पढ़नी पड़ेंगी। जब जीएसटी रिटर्न पूरा आप फाइल पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी हम यहाँ सेक्शन की बात कर रहे हैं तो इतने से आपका काम चल जाएगा। सेक्शन 42 की हम बात कर लें, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान, उत्क्रमण और पुनः प्राप्ति से रिलेटेड है। सेक्शन 42 कहता है कि मैचिंग, रिवर्सिबल एंड रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स।
जो आप इनपुट टैक्स का यहाँ पे मिलान किया जाएगा, उत्क्रमण अगर गलत हो रहा है या पुनः प्राप्ति, इससे रिलेटेड है। अब ये है क्या, पहली बात तो आप ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। और 42 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान किया जाएगा, मतलब सप्लायर ने आपको माल जब बेचा है, आपने 1,000 रुपये आपने क्या किया है, टैक्स पे किया हुआ है सप्लायर को, तो जाहिर सी बात है आप इसी 1,000 का क्रेडिट लोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, समझ में आया। तो यही 1,000 का मिलान किया जाएगा आपसे, इनवॉइस बिल विल सब चेक किया जाएगा। अब पुनः दावा करने की प्रक्रिया इसमें निर्धारित की गई है। पुनः दावा कब होगा, जैसे मान लेते हैं आपने तो 1,000 पे कर दिया, सप्लायर ने आपको गलत बिल दे दिया, ठीक है, फर्जी बिल आपको बना के दे दिया, और इसने खुद ही 1,000 आपसे लिया, ये सरकार को ये खुद ही नहीं पे किया 1,000। भाई ये भी लोग अगर हमसे लेते हैं तो ये भी लोग सरकार को पे करते हैं, ये ऑलरेडी इसने नहीं लिया, सरकार को नहीं पे किया, तो सरकार आपको इसका फ़ायदा नहीं देगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम आप नहीं कर पाएंगे। अगर सप्लायर ने सही तरीके से रिटर्न फाइल दायर किया है तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। समझ में आया, जैसे ये सप्लायर है, ये आप है, ठीक है। अब सप्लायर, अगर आपने सप्लायर को 1,000 रुपया पे किया है जीएसटी टैक्स के तौर पे, अगर इसने 1,000 को सही तरीके से जीएसटी रिटर्न फाइल इसने दायर किया है और 1,000 सरकार को पे किया है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं। या अगर इसने गलत बिल आपको दे दिया, फर्जी बिल बना के दे दिया, तब भी आपको इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। वही सारी चीज़ें इसमें कह रही हैं। देखिए, जब कोई पंजीकृत व्यक्ति है, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, आईटीसी का दावा करता है, तो उसे दावे के मिलान मतलब क्लेम GSTR-2A और GSTR-2-1 में दी गई जानकारी से होता है। ये सप्लायर तैयार करता है, ये हम लोग तैयार करते हैं, समझ में आया। बायर तैयार करता है ये, जैसे जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा है, इन दोनों का मिलान किया जाता है। इसमें कोई असमानता होती है तो आईटीसी आपका रोक दिया जाएगा और फिर आपको सुधार करने की जरूरत रहेगी, बाद में आप आईटीसी के लिए दोबारा क्लेम कर सकते हैं। तो अभी आप इतना समझिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान, उत्क्रमण और पुनः प्राप्ति मतलब मैचिंग, रिवर्सिबल और रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सेक्शन 42 से रिलेटेड है। समझ में आया या। चलिए, सेक्शन 43 क्या कहता है, यहाँ पे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में कमी, मिलान, उल्टाव और पुनः प्राप्ति से संबंधित है। ये तो आपको मैं अभी 1 मिनट में आपको मैं समझा दूंगा, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। सेक्शन 43 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये भी समझिए, लेकिन अभी सब समझ में आ जाएगा। सेक्शन 43 जो है वो देखिए, सेक्शन 42 जो था वो इनकम टैक्स के मैचिंग, रिवर्सिबल, उससे रिलेटेड था। यहाँ पे देखिए, मैचिंग, रिवर्सिबल, रीक्लेम एंड रिडक्शन इन द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ये इससे रिलेटेड है। आउटपुट टैक्स मतलब क्या, जो हम कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को जब हम माल बेचते हैं तो जो हम टैक्स वसूलते हैं, जीएसटी टैक्स, ठीक है, जीएसटी टैक्स, ये आपका आउटपुट टैक्स आपका होता है, ठीक है, ये आपका आउटपुट टैक्स आपका होता है। समझ में आया। अब बहुत बार क्या होता है, हम अपने कस्टमर को जब माल सेल करते हैं तो उन्हें 20% हम डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, और फिर जीएसटी वसूलते हैं। तो जो हमने डिस्काउंट दिया है टैक्स में, वो सारी चीज़ें हमें दिखानी पड़ती हैं जीएसटी रिटर्न फाइल दायर करते समय, तो उसी से रिलेटेड है ये। सेक्शन 43 आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में कमी, अगर आप मान लेते हैं कुछ माल आपका वापस आ गया आपके गोदाम में और आपने माल सेल कर दिया, आपने आउटपुट टैक्स वसूल भी लिया है, जाहिर सी बात है, कस्टमर को आप माल बेचेंगे तो आप आउटपुट टैक्स वसूलेंगे। अब अगर उसने माल आपको वापस कर दिया है तो आप टैक्स फिर उसे वापस करोगे कि नहीं करोगे, कुछ ना कुछ प्रोसेस आप फॉलो करोगे। या आप माल बेचते समय जो डिस्काउंट दे रहे हो, टैक्स में भी डिस्काउंट दे रहे हो, तो इन सभी का मिलान किया जाएगा और रिवोक पुनः दोबारा आप क्लेम कर सकते हैं अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट वगैरह रहता है। तो यही सारी चीज़ें हैं सेक्शन 43 में। व्यापारी को किसी भी प्रकार की कमी मतलब डिस्काउंट या रिटर्न के कारण सही तरीके से उसे मिलान करना पड़ेगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का, और यदि किसी कारण उसे उस कमी को सही तरीके से नहीं माना गया है तो उसका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो रिवोक कर दिया जाएगा, ठीक है, और इसके बाद सही विवरण मिलने पर उसे पुनः दावा नहीं किया जा सकता। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। चलिए, सेक्शन 43A देखिए, रिटर्न प्रस्तुत करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की प्रक्रिया से रिलेटेड है। सेक्शन 43, अभी आप जो जीएसटी रिटर्न जो आप अप्लाई करते हो, ठीक है, उसको प्रस्तुत करने से और इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कैसे प्राप्त करोगे, ये प्रोसीजर के बारे में बताया गया। मतलब प्रोसीड्यूर्स फॉर फर्निशिंग जीएसटी रिटर्न कैसे आप अप्लाई करोगे और अवेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा कैसे लोगे, इसी के बारे में बताया गया सेक्शन 43A में। तो जीएसटी की धारा 43A रिटर्न दाखिल करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की प्रक्रिया से संबंधित है। इस धारा के तहत जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के संबंध में एक व्यवस्थित तरीका बताया गया है, प्रोसीजर बताया गया, प्रोसेस बताया गया, कैसे आप जीएसटी रिटर्न अप्लाई करोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा कैसे लोगे, और ताकि व्यापारी सही तरीके से रिटर्न दाखिल कर सके, आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का सही फ़ायदा उठा सके। सेक्शन 43A है। चलिए नेक्स्ट है, 2 सेक्शन और बचे हैं। सेक्शन 44 वार्षिक रिटर्न मतलब एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है, एनुअल रिटर्न, ठीक है, इतना बस आप याद कर लीजिए। एनुअल रिटर्न किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 44 में आता है। एनुअल रिटर्न, वार्षिक रिटर्न, सेक्शन 44, बस हो गया, आपका एक काम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, और पूछ भी रहा है तो मैं यहाँ कवर भी करा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। तो जीएसटी की जो धारा 44 है वो वार्षिक रिटर्न मतलब एनुअल रिटर्न से संबंधित है।
ये है क्या, देखिए इस धारा के तहत जितने भी जीएसटी पंजीकृत जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको हर साल अपनी वार्षिक रिटर्न दाखिल करनी होती है। हर साल उन्हें जीएसटी रिटर्न फाइल अप्लाई करना पड़ता है, जो उनके पूरे वित्तीय वर्ष है, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान उन्होंने जितना भी आपूर्ति किया है, जितना भी उन्होंने माल खरीदा है, बेचा है, और जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण, वो सारी चीज़ें उन्हें प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, एनुअल रिटर्न पर सेक्शन 44 के तहत लास्ट है आज का सेक्शन 45। सेक्शन 45 अंतिम विवरणी मतलब फाइल रिटर्न से रिलेटेड है। देखिए सेक्शन 45 जीएसटी की धारा, ये अंतिम विवरणी मतलब फाइनल रिटर्न से रिलेटेड है। देखिए सेक्शन 44 आपका यहीं पे तैयार हो गया, एनुअल रिटर्न से है। ठीक है, और सेक्शन 45 जस्ट उसके बगल में 45 ये फाइनल रिटर्न से रिलेटेड है। मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा आपको। अंतिम विवरणी क्या है, तो देखिए यह धारा उस प्रक्रिया को नियंत्रित करती है जब कोई जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी प्रणाली से बाहर निकलता है। मतलब कोई भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है वो जीएसटी सिस्टम से जब वो बाहर निकलता है, यानी जब उसका जीएसटी पंजीकरण क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो जाहिर सी बात है जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब उसका कैंसिल हो गया तो जीएसटी सिस्टम से वो बाहर निकल जाएगा। और उसका पंजीकरण जब रद्द हो जाता है तो व्यापारी क्या करता है, अपना अंतिम रिटर्न वो दाखिल करता है। अंतिम रिटर्न दाखिल क्यों करता है, इस लालच में करता है कि जितना भी उसका टैक्स जो मतलब उसने पे किया है माल खरीदते समय, उसका फ़ायदा उसे मिल जाए और टैक्स लायबिलिटी उसकी बच जाए। और उसका जो कैंसिल हुआ है जीएसटी रिटर्न, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो उसका कैंसिल हुआ है, यहाँ पे जो पेनल्टी वगैरह लगी रहेगी, ठीक है, जब वो भी पेनल्टी वगैरह लगी रहेगी, भाई पेनल्टी का फीस तो वो सबमिट करेगा, तभी उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसकी जो लायबिलिटी बनी रहेगी टैक्स, वो लायबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा उसे मिल जाएगा। तो व्यवसाय के अंत में लेखा जोखा जो प्रस्तुत करती है सेक्शन 45 के तहत, जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो आपको फाइनल रिटर्न अप्लाई करना पड़ता है सेक्शन 45 के तहत। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन देखेंगे और आज जितना भी हमने थियरी कंप्लीट किया है उसका हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा थ्योरी सेक्शन। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्लास को, कैसी लग रही है आज की क्लास, समझ में आ रही है, आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइए। और पहली बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ में आया या जितने भी स्टूडेंट इनको तैयारी करनी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये बैचेस हमारे रनिंग मोड में है। बैच आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। सारी चीज़ें मिनिमम फीस में आपको मिलेंगी। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, देन आप इस बैच से टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने सेक्शन भी लिख दिया है जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सेक्शन 36 खातों की रखने की अवधि से रिलेटेड है, मतलब पीरियड ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड से मेंटेनिंग अकाउंट एंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है। तो जीएसटी की धारा 36 क्या कहता है, जीएसटी की धारा 36 के तहत खातों को रखने की न्यूनतम अवधि क्या है। तो मैंने अभी पढ़ाते समय बताया था सेक्शन 36 के तहत आपको जितने भी अकाउंट्स आपके हैं, जितना माल आपने खरीदा है, बेचा है, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, सभी डॉक्यूमेंट को आपको 6 साल तक संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूनतम अवधि जो है वो कम से कम आपको 6 साल तक संभाल के रखना पड़ेगा। तो या डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया। देखिए जीएसटी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति को कम से कम 72 महीने मतलब 6 वर्ष तक अपनी खाता बही और रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेक्शन 37 से रिलेटेड एमसीक्यूज है। तो धारा 37 के तहत बाहरी आपूर्तिकर्ता मतलब आउटवर्ड सप्लाई का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो आउटवर्ड सप्लाई कौन मतलब आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल कौन देगा, भाई जो माल सेल करेगा, जो माल सेल करेगा, माल और सेवाओं का जो आपूर्ति करता रहेगा वही तो देगा अपना सारा डिटेल। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स, यानी व्यापार ने वस्तु एवं सेवाएं बेची है और जो बेचता है वही तो पूरी तरीके से डिटेल दिखाएगा। तो उसे अपनी बिक्री का विवरण जो है वो जीएसटी पोर्टल पे उसे दिखाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है कि उसने कितना माल, कितना गुड्स या सर्विसेज उसने क्या किया है, गुड्स या सर्विसेज उसने सेल किया है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, कितना मतलब टैक्स उसने पे किया है, ये सेल करते कितना टैक्स उसने वसूला है, और इन सबके साथ साथ कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने रुपए का, ये सारी चीज़ें रहती है जीएसटी पोर्टल पे दिखाना होता है। इसका मतलब सप्लायर जो है विक्रेता को यह जानकारी देनी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, माल एवं सेवाओं का आपूर्तिकर्ता को क्या दिखाना पड़ता है, मतलब माल सेल करते समय आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल दिखाना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेक्शन 38 मतलब धारा 38 के तहत इनवर्ड सप्लाई मतलब जो हम माल मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, तो उसका डिटेल प्रस्तुत करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो उसका डिटेल प्रस्तुत करने के लिए जो माल मंगाता है, मतलब जो आपूर्ति कौन है, आपूर्ति का प्राप्तकर्ता, मतलब जो सप्लाई करवा रहा है, जो प्राप्त कर रहा है माल को, उसे दिखाना पड़ेगा। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम माल मंगवाएंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे आपूर्ति करता हो जाएगा। ठीक है, या
तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज, मतलब जब हम माल खरीदते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति वस्तुएं सेवाएं खरीदता है उसे इन सप्लाई के बारे में सारा विवरण देना पड़ेगा, सारा डिटेल देना पड़ेगा। इस प्रकार खरीदार मतलब रिसिपेंट को ये विवरण देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी मतलब सेक्शन 39 के अंतर्गत पंजीकृत करदाता को कितनी बार अपना जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो देखिए 39 के तहत कितनी बार आपको जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो ये देखिए जीएसटी रिटर्न जो होता है फाइल, जो आपको मासिक त्रैमासिक जैसा भी आपका नियम कानून मतलब जो भी जैसा भी लागू हो, अप्लीकेबल हो, उचित हो, आपको उसी आधार पे अपने बिजनेस के आधार पे आपको जीएसटी रिटर्न फाइल अप्लाई करना पड़ता है। तो बी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। जीएसटी रिटर्न जो है हर महीने या तिमाही को मतलब क्वार्टरली 3-3 महीने पे दाखिल करनी होती है, और इस बात पर यह निर्भर करता है कि व्यापारी किस प्रकार रिटर्न फाइल अब करता है। आमतौर पर व्यापारी जो होता है वो जीएसटीआर मतलब जीएसटी रिटर्न फर्स्ट, जीएसटी रिटर्न 3B जैसे रिटर्न दाखिल करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है धारा 40 के अनुसार जीएसटी के अंतर्गत नया पंजीकरण कराने वाले जो करदाता है, टैक्स पेयर है, उनको कौन सा रिटर्न दाखिल करना चाहिए? तो जो पहली बार रजिस्ट्रेशन जिसने कराया है, नया पंजीकरण कराया है, उसे फर्स्ट रिटर्न मतलब पहली बार उसने कितना माल सेल किया है, कितना उसने पहली बार माल परचेज किया है, ये सारी चीज़ें उसे फर्स्ट रिटर्न में दिखाना पड़ता है। तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब कोई व्यापारी पहली बार जीएसटी के तहत रजिस्टर होता है तो उसे अपनी पहली रिटर्न दाखिल करनी होती है, और इस रिटर्न में उसे उसकी शुरुआती जानकारी जैसे उसने कितना माल खरीदा है, बेचा है, आईटीसी का दावा, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा 41 के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कैसे किया जाता है? तो धारा 41 के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कैसे किया जाता है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा हम कैसे करेंगे भाई? जितना माल हम बेच खरीदते समय जितना भी हमने टैक्स पे किया है उसी का ही तो हम क्रेडिट लेंगे। तो केवल कर के भुगतान के बाद, मिलान होने की अंतिम स्वीकृति की अनुमति के बाद, या जीएसटी के तहत आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता, ये तो गलत है। केवल तभी आपूर्तिकर्ता ने करों का भुगतान किया है, केवल तभी जब आपूर्तिकर्ता ने करों का भुगतान किया है। तो देखिए एक तरीके से अगर देखा जाए धारा 41 की बात हो रही है, और धारा 41 ये कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा और उसकी अंतिम स्वीकृति, मतलब आपका क्लेम तभी स्वीकार किया जाएगा जब पूरी तरीके से मतलब अंतिम स्वीकृति मिल जाएगी। तो इस हिसाब से तो आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिलान होने तक मतलब आपका मिलान किया जाएगा, कितना आपने माल खरीदा है, बेचा है, इनपुट टैक्स कितना पे किया, आउटपुट टैक्स कितना वसूला है, सारी चीज़ें वेरिफिकेशन के बाद ही, अंतिम स्वीकृति के बाद ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलेगा। तो इस हिसाब से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या तो व्यापारी अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा प्रारंभिक तौर पर मतलब प्रोविजनली कर सकते हैं, और इसे सही से मिलाने सत्यापित करने के बाद ही अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा। इस प्रक्रिया से गलत दावे से बचा जाता है। मतलब अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट 1000 अपने आप लेना चाहते हैं और आपका जो टैक्स आपने पे किया वो 500 ही आपने पे किया, लेकिन आप 1000 का दिखा रहे हैं गलत डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपका 1000 भाई वेरिफिकेशन के बाद पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार भी यहाँ रुक रहा है, टैक्स की चोरी भी रुक रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीएसटी सेक्शन 42 के तहत करदाता द्वारा दावा किए गए आईटीसी और आपूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर द्वारा अपलोड किए गए विवरण के बीच कोई अगर बेमेल है तो क्या होगा? मतलब आपने आईटीसी के लिए अप्लाई कर दिया, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, हमने टैक्स पे किया है माल खरीदते समय, और सप्लायर ने क्या किया है, आपको माल बेचते समय उसने टैक्स वसूला तो है आपसे, लेकिन उसने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया है, और गलत या तो गलत बिल बना के आपको भेज दिया है। ठीक है, तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है आपका जो आईटीसी है वो स्वचालित रूप से उलट जाएगा, मतलब आईटीसी इज ऑटोमेटिकली रिवर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, आईटीसी अपने आप उलट जाएगी। तो मतलब जितना आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर व्यापारी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा और सप्लायर द्वारा दी गई जानकारी मेल नहीं खाती है तो आईटीसी आपका रिवर्स कर दिया जाएगा, मतलब रद्द कर दिया जाएगा, एक तरीके रोक दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। आउटपुट निम्नलिखित में से किसके मिलान और उलटफेर से संबंधित है? किसके मिलान और उलटफेर से रिलेटेड संबंधित है? और ये किसके मिलान और उलटफेर, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 43 के तहत, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कमी। ठीक है, ये क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम और उसके किससे रिलेटेड है? मिलान और उलटफेर से रिलेटेड है सेक्शन 43 के तहत। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस धारा का उद्देश्य है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में किसी भी प्रकार की कमी करता है, उस कमी का मैचिंग, रिवोक और पुनः दावा मतलब रीक्लेम के बारे में किया जाता है। किसी रिटर्न की वजह से टैक्स आपका कम हो सकता है, जैसे आपने छूट दिया है कस्टमर को, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने टैक्स में छूट दिया है तो आप पूरा टैक्स तो भरेंगे ही नहीं भाई। अगर आपने 1000 का प्रोडक्ट खरीदा है और 1000 पे आपने 2000 रुपये टैक्स पे कर दिया है,
1000 आपने प्रोडक्ट खरीदा, इस पर आपने 2000 टैक्स पे किया माल खरीदते समय। अब आप 1000 को जब बेचने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी मालूम है ये 5% के अगर दायरे में आ रहा है ये प्रोडक्ट तो कितना टैक्स बनेगा, लेकिन आपने ऑलरेडी रियल में आपने क्या किया है, आपने 20% डिस्काउंट के साथ बेचा है, टैक्स में छूट भी आपने दिया है, तो आप 20 पूरे 1000 पे तो टैक्स पे करोगे नहीं, ठीक है। तो आप भी भाई कहोगे ना कि मैंने डिस्काउंट दिया है, टैक्स में डिस्काउंट दिया है कस्टमर को माल बेचते समय, तो जितना आप टैक्स वसूलोगे वही आप पे करोगे, आप पूरा पूरा नहीं पे करोगे। तो वही सारी चीज़ें इसमें कह रही हैं, टैक्स लायबिलिटी इससे आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 43A के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने और आईटीसी का लाभ उठाने की प्रक्रिया क्या है। लाभ उठाने, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिटर्न और आईटीसी को सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट तरीके से अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं सरकार के नियम कानून के हिसाब, जीएसटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके, तो आपको आईटीसी का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और सरकार के नियम कानून, जीएसटी के नियम कानून के थ्रू सेक्शन 43A के तहत रिटर्न आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी आपको आईटीसी का लाभ मिलेगा। आईटीसी लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया सेक्शन 43A में है। तो इस धारा के तहत यह है कि रिटर्न और आईटीसी का दावा करने की प्रक्रिया को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार करना होता है। इसका उद्देश्य प्रणाली को सुसंगत और पारदर्शी बनाना है। नेक्स्ट है सेक्शन 44 के तहत जीएसटी के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा क्या है। भाई वार्षिक रिटर्न सेक्शन 44 याद कीजिए, मैंने पढ़ाया है आज ही इससे पहले। तो फर्स्ट रिटर्न मतलब आपका जो एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है सेक्शन 44, तो इसकी समय सीमा क्या है एनुअल रिटर्न के लिए। एनुअल रिटर्न के लिए जो समय सीमा है अगले वर्ष की 31 दिसंबर तक आपको ये समय सीमा मिलता है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वार्षिक रिटर्न मतलब एनुअल रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है, तो सीजीएसटी की अधिनियम की धारा 44 के अनुसार सब श्रेणी के कर योग्य व्यक्तियों के लिए जो एनुअल रिटर्न की जो डेट होती है उसकी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 31 दिसंबर को या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए, जिसके लिए रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, और जिस करदाता का जीएसटी पंजीकरण जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है तो उसे कौन सा रिटर्न दाखिल करना होगा। तो जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है उसे कौन सा रिटर्न दाखिल करना होता है, तो उसे GSTR 10, ठीक है, अंतिम रिटर्न इसे हम बोलते हैं, फाइनल रिटर्न बोलते हैं, ये उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि किसी व्यापारी का जीएसटी पंजीकरण रद्द हो जाता है तो उसे अपनी अंतिम रिटर्न मतलब GSTR 10 दाखिल करनी होती है। इस रिटर्न में व्यापारी को अपनी सभी सप्लाई आपूर्ति और सभी शेष देनदारियों का विवरण देना होता है, इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, जिनको तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, तो आप हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, ठीक है, देन आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी कैसी लगी क्लास आपको आज की, समझ में आया है तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहली बार जो लोग चैनल पे आए हैं आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए कैसी लग रही है क्लास और समझ में आया आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे के सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।